आई एम सो सॉरी। नहीं 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 स्टार्ट नहीं होगा। ये जब वो पूरा नीचे रेड लाइन आ जाए तब आपकी लाइव वीडियो स्टार्ट होगी, ना ये स्टार्ट होगी। सॉरी शुरू से संगत जी, बोलना प्लीज, अपना शुरू से बताना। मैं थोड़ा सा हम लोग डिसकंटिन्यू हो गए थे, आई गेस नेटवर्क का प्रॉब्लम है और हम लोग थोड़ा नए भी हैं इस चीज़ में। थोड़ी सी संगत और इकट्ठी हो जाएगी, एक ही जन देख रहा है। हम्म, थोड़ी सी संगत इकट्ठी हो जाए गुरु जी की मेहर से, तब हम लोग सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग क्या भी वो है बताने के लिए। तो दो लोग हो गए हैं और थोड़े से कलेक्ट हो जाए। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। 5 हुए हैं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। कुछ ठीक से सुनाई दे रहा होगा। क्या संगत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? संगत जी, संगत जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जय गुरु जी संगत जी, मैं आपको मैं सबसे पहले सब लोगों को, सारी संगत को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पर आकर के अपने बारे में अपने कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करने का। और मैं इस सत्संग को अपने बारे में थोड़ा सा बता करके शुरू करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रजत कुमार सिंह है। मैं प्रोफेशन से डेंटिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन एमडीएस की है और मैं मास्टर्स इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री हूँ। उसमें मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की है। फिर मेरी स्पेशलाइजेशन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री है। मैंने अपना मैंने अपनी पढ़ाई जो है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ से कंप्लीट की। फिर मैं अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया है। फिर वहाँ से मैं लोअर पारेल मुंबई टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैंने काम किया। फिर वहाँ से मैं मेरा जॉइनिंग जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू वाराणसी हो गई। फिर यहाँ मैंने 3 साल काम करने के बाद अभी हम लक्ष्मी डेंटल क्लिनिक चेन ऑफ क्लिनिक्स बनारस को हैंडल कर रहे हैं। और गुरु जी की कृपा से हम लोगों की स्माइल्स, लोगों में कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने का अवसर हमें मिलता है। और मैं सबसे पहले गुरु जी के साथ अपनी एक छोटी सी वो शेयर करना चाहूँगा। मैंने गुरुजी को सबसे पहले मम्मी के अपने मेरी मदर अमिता सिंह आंटी, जिनसे आप जानते हैं, मैं उन्हीं का ही बेटा हूँ। और उनसे ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला। गुरुजी के उससे और मम्मी की गुरुजी के टूवर्ड्स जितनी आस्था है उसको देख करके हम लोगों में भी चीज़ें डेवलप हुई धीमे धीमे। आज बहुत ही अच्छा गुरुजी के मेहर से बहुत अच्छा मंदिर, बहुत सुकून की जगह हमारे घर में एक में गुरुजी का वास है। उसके वजह से बहुत सुकून सी एक जगह हम लोगों के घर में बनी हुई है। कई लोग यहाँ पे भी जब आते हैं तो लगता है कि हाँ गुरुजी खुद यहाँ प्रेजेंट हैं। 3-4 दिन पहले भी मेरा गुरुजी के साथ एक पहला इंटरेक्शन, गुरुजी के साथ एक पहला गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। और सत्संग शेयर करने का मन तो बहुत पहले से था। अपॉर्चुनिटी मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखी थी कि कब हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और आज फाइनली वो दिन आ गया है कि जहाँ पे हम भी अपने बैठे सत्संग को ये शेयर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे गुरुजी के साथ जुड़ना वो चूँकि मैंने बताया मेरी मदर की वजह से ही था, लेकिन मेरे मदर ने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया या कभी भी घर में किसी को फ़ोर्स नहीं किया कि आप गुरुजी के साथ वो करिए। उन्होंने हमेशा वो अपने ही ध्यान में गुरुजी के साथ हमेशा रही और उनको देखा देखी हम लोगों में गुरुजी के प्रति भी आस्था बढ़ी है। तो मैं यहाँ पर आज अपना जो सत्संग शेयर करने वाला था वो ये है कि 3-4 दिन पहले
मेरे बेटे को पीछे बटक्स पे एक फॉलिकुलर एब्सेस हो गया था और 3-4 दिन से एब्सेस जा नहीं रहा था और हम अगले दिन सुबह उसका ऑपरेशन कराने वाले थे बेहोश करा करके जीए में। तो रात में ऐसे ही हम साथ बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ, तो उसका पस जो है वहाँ से पंचर कर गया और पस निकलने लगा। तो मुझे था कि क्योंकि मदर और फादर भी परेशान थे तो मैं उनको जा कर के बात बताऊं। जैसे ही मैं अपने कमरे से निकल करके अपने मदर फादर के कमरे की तरफ जा रहा था तो बीच में गुरुजी का भी रूम पड़ता है, तो गुरुजी से चिपका हुआ सटा हुआ हमारा ड्राइंग रूम भी है। वहाँ पे एक ब्लैक रंग की कुर्सी बेसिकली पड़ी हुई है और मैंने गुरुजी को वहाँ पे साक्षात बैठे देखा और जस्ट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स था कि एक बार झटके में लगा कि पापा, फादर मेरे ऐसे बैठे हुए हैं वहाँ पे, क्योंकि पापा अक्सर वहाँ जाकर ड्राइंग रूम में बैठ जाते थे। तो मुझे लगा कि पापा बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही फिर मैं ड्राइंग रूम की तरफ आगे बढ़ा तो एकदम फ्लैश ऑफ लाइट की तरह वहाँ से कोई चीज़ उठी और एकदम से वो हो गई। तो पूरे रोंगटे मेरे पहली बार खड़े हुए और एकदम ऐसा भी नहीं मैं सो के उठा था या मुझे कुछ ऐसा हो रहा था, मैं एकदम अपने रूम में टीवी देख रहा था। फिर बच्चे का ऐसे ऐसे पस निकलने की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर मैं तुरंत पापा को बताने उनके कमरे में जा रहा था तो वहाँ पे मैंने एकदम से उनको बैठे देखा। मुझे पहले लगा कि पापा ही हैं और जैसे ही उनके पास गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मुझे वहाँ से एकदम लगा जैसे कुछ उड़ी है वहाँ से, एकदम जैसे ब्लैक कलर का कोई था, डेफिनेटली ब्लैक चोले में गुरुजी थे और वो एकदम मैंने वहाँ से फ्रैक्शन ऑफ लाइट की तरह उनको वो करते देखा। एकदम हाथ में गूज बम्स आ गए थे। मैं 2 मिनट के लिए तो आगे नहीं बढ़ा, वापस मुड़ गया। समझ में नहीं आया कि मम्मी को पहले जाऊँ बताऊँ कि वाइफ को जाऊँ बताऊँ। तो थोड़ी देर नॉर्मल रिएक्ट किया, फिर कि मैंने, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हुए थे तो मैंने जाकर के सबसे पहले वाइफ को बताया कि देखो एकदम रोंगटे खड़े हैं और इस तरीके से मेरे साथ हुआ है, मैं मम्मी को अभी जगाऊँ क्या। तो मैंने भाई दोनों ने सोचा कि सुबह हम लोग मदर को अपने बताएंगे कि हाँ। फिर सुबह उठ करके मैंने बताया तो मम्मी ने भी मुझे यही बोला कि गुरुजी की मेहर है, गुरुजी ऐसे ही आते हैं, ब्लेसिंग्स दे करके चले जाते हैं और टाइम टाइम पे आपसे मिलते रहते हैं। तो एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ तो मुझे लगा संगत जी आपके साथ भी शेयर करूं मैं। आज इस प्लेटफॉर्म पे जो गुरुजी ने मुझे यहाँ पे ये बोलने का अवसर दिया है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेंटिस्ट्री, बिकॉज ऑफ कोविड, जहाँ पे हम लोग आज हर आदमी एक त्रस्त है इस महामारी से। तो मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा कोरोना को काफ़ी अपडेट रख रहा हूँ, तो था कि मैं अपने संगत के साथ, गुरुजी के संगत के साथ ये चीज़ शेयर करूं। पहले डेंटिस्ट्री पे आने से पहले मैं थोड़ा सा कोविड के बारे में आप लोगों से साझा होना चाहूँगा। कोविड एक लोकल आउटब्रेक था जो कि वुहान में शुरू हुआ था और बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ये ग्लोबल पैंडमिक हो गया, ये हम सब जानते हैं। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो सबको बहुत अच्छे से पता है। वो फीवर आना है, कफ आना है, बॉडी में एक होना है, मसल्स में पेन होना है, सांस फूलना है और लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं कोविड के, जो हम सब लोगों को पता है। और इनकी पैथोफिजियोलॉजी, कोविड होने का वो क्या है और ये डेंटिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो पहले अगर हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कोविड को देखें तो कोविड एक वायरस है, कोविड एक वायरॉन है और ये एक mRNA वायरॉन जिसको हम लोग कहते हैं, ये वो है और ये हमारे मुंह में नेज़ल और मुंह के थ्रू प्रवेश करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर के, जो हम जहाँ सांस लेने की जो नली होती है वहाँ पे जाकर के वो थमता है और वहाँ वो मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट होता है। तो ये बेसिक अगर हम बात करें तो ये कोविड का ये जो कोव-2 सार्स है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है। एंड हम लोग इसके बारे में कोई भी, क्योंकि ये चूँकि इतना नया है, नोवल है, इसलिए इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इसका वैक्सीन नहीं है, कोई इसके लिए कोई ड्रग्स नहीं है। तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज की डेट में आ जाती है वो दैट इज़ प्रिवेंशन। जब से ये शुरू हुआ है, हमारी सरकार, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमारे आम लोग, हमारे मेडिकल के भाई बहन, सब लोग जो हैं वो इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से प्रिवेंट करें। कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट, कोई इसका वैक्सीन अभी डेवलप नहीं हुई है, आने वाले टाइम में डेवलप होगी। तो आज हम लोग थोड़ा सा प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे जो कि नॉर्मल से हट के होगा, जिसमें आप मेरे सत्संग करने से मेरे संगत को कुछ इससे जानकारी मिले। और शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे रखा था।
तो मैं छोटा सा एक इम्यून सिस्टम के बारे में अपना बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो शरीर है, शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है और ये इसको कैसे रोक सकता है, कि इस कोविड होने को हमें कैसे हम बचा सकते हैं। तो अगर हम इम्यून सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारे कंट्री की डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे हमारी कंट्री में आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वैसे ही हमारे बॉडी की भी अलग अलग डिफेंस प्रणाली है। और जैसे हमारे यहाँ कुछ भी वारदात होती है या कुछ भी चीज़ होती है तो सबसे पहले पुलिस आती है, पुलिस से नहीं संभलता है तो फिर लोकल के आरपीएफ के लोग आते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है, फिर बहुत आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं तो आर्मी और एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं। वैसे ही हमारा शरीर भी है। जैसे ही हमारे इसमें ये कोविड का जो वायरस है, ये अगर हमारे शरीर के अंदर आता है तो सबसे पहले ये हमारी शरीर की जो सबसे लोकल डिफेंस मैकेनिज्म है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो हमेशा जो पहला हिट है वायरस का, जिससे हमारी बॉडी नहीं पहचानती है, वो हमेशा रिस्की है। इसलिए पहला इन्फेक्शन जो हमारा कोविड का होगा वही हमारे लिए रिस्की है। सेकेंड इन्फेक्शन या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो इन्फेक्शंस आते हैं उससे उसकी सीवियरिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि वायरस ये पहली बार हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारा बॉडी की कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता है, वो उसको नहीं पहचानती है। पहचानती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको नहीं पता है कि ये हमारे साथ अच्छा हमारा वायरस है कि हमारा बुरा वायरस है। तो बुरा वायरस और अच्छे वायरस क्या होते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, तो वैक्सीन भी वायरस ही है, वायरस का एक फॉर्म है। दैट इज ऑल्सो दैट इज व्हाट इज नोन एज वैक्सीन। तो वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन अगर डेवलप होती है तो उसी का ही वायरस होता है, बस उससे उसकी जो हमें बीमार करने की क्षमता जो है वो हटा दी जाती है, लेकिन हमारी बॉडी को वो बूस्टअप करती है ना। तो दैट इज वैक्सीन। तो सेम चीज़ वैक्सीन जो है, कई सारी चीज़ों की वैक्सीन नहीं दी जाती है लेकिन हमारी बॉडी अपने आप डेवलप कर जाती है। लेकिन उसको डेवलप करने के लिए सबसे पहले हमें पहली बार इन्फेक्शन होना जरूरी है। दैट इज़ वाई मीजल्स, जैसे हम बच्चों में बोलते हैं कि एक बार आप मीजल्स हो गया तो उसके बाद सेकेंड टाइम होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार जब मीजल्स होता है हमारी बॉडी में उसको रिएक्शन होता है, मीजल्स हमें दिखाई देता है। लेकिन सेकेंड बार जब मीजल्स का जब वायरस हमारे पास दोबारा हम पे अटैक करता है तो हमारी बॉडी उस मीजल्स के वायरस के लिए पहले से तैयार रहती है, जो कि पहले इन्फेक्शन से उसने तैयार होने पे जो समय लिया था, तो सेकेंड इन्फेक्शन पे वो एकदम तैयार है। और तैयार होते ही जैसे ही उसको दूसरा इन्फेक्शन मिलता है वो फटाक से उसको हटा करके मार के हटा देती है और हमारी बॉडी को पता भी नहीं चलता है। वैसे ही हमारे कोविड का वायरस भी है, उसको पहली बार जब हमारे बॉडी में अटैक करता है तो हमारी बॉडी को तैयार होने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो उसको समझता है कि हाँ ये वायरस हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है, हमें इसको मार करके बाहर निकालना है। तो ये जो इंक्यूबेशन टाइम है, ये जो टाइम है जिसमें वायरस पहचानता है कि हमें इसको बाहर निकालना है अपनी बॉडी से, वो ही एक डिटरमाइन करता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज। किसी की बॉडी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, फटाक से वो अपने रक्षा प्रणाली को तैयार करेगा और वायरस को बाहर कर देगा। किसी की इम्यून सिस्टम वीक है, उसको तैयार होने में टाइम लगेगा। इसी में ही कैजुअलिटीज़ होती हैं, इसी में ही हम लोग जो मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, जो डेथ रेट बोलते हैं, वो इसीलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है, जिनकी बॉडी कॉम्प्रोमाइज़ है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, या जिन्होंने अपने शरीर का बहुत ध्यान नहीं रखा है, ओबीज हैं, जो लोग बहुत एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा खान पान का नहीं ध्यान रखते हैं, तो उनकी बॉडी को वो चीज़ को तैयार करने में वक्त लगेगा, और जितना वक्त लगेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ेंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ईट हेल्दी, वी शुड लिव हेल्दी, वी शुड डू सम एक्सरसाइजेस एंड एवरीथिंग, सो दैट वी शुड a healthy body can only fight with this deadly disease. So वो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है गेस। तो गुरुजी लेकिन Playing with this video. Okay, we are writing again.